सर जय हिंद। अनुपम तिवारी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका और आपके तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल पिछले 2 हफ्तों से खबर बहुत ज्यादा चर्चा में थी कि इंडियन एयरफोर्स और नेवी ने तो बकायदा एमओडी से मांग कर दी है कि भाई हमें 75% अग्निवीर चाहिए ही चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट है और आप इसको फुलफिल करें। आर्मी की तरफ से खबरें कंफर्म नहीं है, कोई कह रहा है 50, कोई कह रहा है 70। लेकिन इंडियन एयरफोर्स और नेवी ने साफ कर दिया कि हमें टेक्निकल या जो हमारे अग्निवीर हैं, हमें 75% परमानेंट चाहिए। तो मुझे लगा इस मुद्दे पर आपके साथ थोड़ी सी मैं बातचीत करूं। क्या खबरें आ रही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर और इस बार तो मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी यह खबर काफी ज्यादा छाई रही। 3-4 दिन तक तो काफी इस पे बातचीत होती रही। क्या नए सीडीएस, नए आर्मी चीफ आने से ये खबरें एकदम चर्चा में आ गई, या फिर वाकई में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ने कह दिया है कि नहीं, 75% अग्निवीरों को परमानेंट आप करिए, नहीं तो हमारा गुजारा मुश्किल है? देखिए राजेश जी, सबसे पहला इंडिकेशन दिया था जनरल द्विवेदी ने जब रिटायर हो रहे थे, और रिटायरमेंट के जी। समय उन्होंने कहा था कि अग्निवीर योजना में कुछ बदलाव आप देखेंगे बहुत जल्द। इसका मतलब क्या होता है? मतलब साफ है कि सेना के अंदर खाने, चाहे नेवी हो, आर्मी हो या फिर एयरफोर्स हो, हर जगह पर इसकी बातें बहुत तेजी से हो रही जी। हैं। लगातार इसी को समझा जा रहा है कि जो अग्निवीर जो 4 साल कॉन्ट्रैक्ट पे आ रहे हैं, इससे सेना की जरूरतें पूरी नहीं होती हैं। खास तौर पे जो टेक्निकल ट्रेड्समैन हैं, जहां पर एक खास तरह की स्किल की जरूरत पड़ती है, वहां पर आप सिर्फ 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट से काम नहीं चला सकते। ये बात समझी जा रही थी और आपने कई बार इसके ऊपर बात भी करी है कि जो सेना का जो दायरा है, उसमें ये पैटर्न फिट ही नहीं होता है। सेना खुद डिमांड करेगी, लेकिन अब चूंकि सेना के पास ऐसा कोई फोरम नहीं है कि वो सरकार से सीधे डिमांड करे। वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, जो कि आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ या नेवी चीफ होते हैं, उनके थ्रू डिफेंस मिनिस्ट्री में अपनी बात को रख सकती है। अभी तक नहीं रखा गया था, लेकिन जो इंडिकेशन है वो साफ समझ में आ रहे हैं कि अब ये रखा जा रहा है। और सही कहा आपने कि सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट तो एयरफोर्स और नेवी की है, जहां पर टेक्निकल ट्रीटमेंट की जो खास तरह की स्किल्स हैं, उनकी खास तरह की बिल्कुल। आवश्यकता होती है और वो लंबे समय तक चाहिए। तो इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार मजबूर होगी। और ये जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, निश्चित तौर पर इसको आप पुख्ता खबर तो नहीं मान सकते हैं, लेकिन ये एक इंडिकेशन जरूर है। अगर इतनी चर्चाएं चल रही, इसका मतलब है कि अंदर से भी कुछ न कुछ बातें छन के आ रही हैं कि इस पर विचार हो रहा है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द का मतलब 1 साल के अंदर आप इसमें एक बदलाव जरूर देखेंगे, क्योंकि सरकार भी बहुत दिनों तक कान बंद करके नहीं रख सकती है। उसको भी देखना पड़ेगा ओके। कि हमारी सेनाएं, जो कि हमारे देश की ताकत है, उस ताकत को आप कमजोर नहीं कर सकते। उसको आप एड्रेस, उनकी ग्रीवेंसेस को एड्रेस करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी ग्रीवेंस यही है कि जो मैन पावर है, जो जिस तरह की मैन पावर सेना को चाहिए, अग्निवीर उस तरह की दे नहीं पा रहा है। दे नहीं पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चे योग्य नहीं है, बच्चे योग्य जी। हैं, लेकिन जो सेट ऑफ स्किल उनको एक लंबे समय तक सर्विस करने के बाद चाहिए, वो सेना को नहीं मिल पा रहा है। तो इसके ऊपर निश्चित तौर पर संशोधन मुझे तो दिखाई दे रहा है राजेश। हाँ बिल्कुल। और जब दिमाग में ये हो कि यार 4 साल बाद मुझे जाना है, मैं सी कहाँ बीएसएफ में जाऊंगा, सीआरपीएफ में जाऊंगा, पुलिस में लगूंगा, जब ये चीजें आ जाती हैं तो फिर बंदा अपना 100% किसी भी काम में नहीं दे पाता है। बस इसी से जुड़ा बिल्कुल। हुआ एक छोटा सा सवाल, क्योंकि आपने टेक्नीशियंस के तौर पर अब लंबा वक्त गुजारा इंडियन एयरफोर्स के अंदर, क्या वाकई में 4 साल के अंदर एक टेक्नीशियंस को तैयार किया जा सकता है जो राफेल भी छोड़िए, जो मिग 21 की मेंटेनेंस कर सके? और पायलट उस की अग्निवीर ने मेरा राफेल चेक कर लिया है या मिग 21 चेक कर लिया है, और पायलट यकीन कर कर उड़ सकता है सर? देखिए राजेश, जो मेरा खुद का अनुभव रहा है, हो सकता है कि मैं जी। एक पुराना आदमी हूँ। मैंने जी। आज से 7-8 साल पहले ही सर्विस छोड़ दी थी, 20 साल कंप्लीट करके। तो हो सकता है तब में अब मैं टेक्नोलॉजिकली बहुत कुछ बदला हो, लेकिन एक जो मूल चीज है वो नहीं बदल सकती। जी। एयरफोर्स का काम करने का ढंग, टेक्नीशियन का काम करने का ढंग, वो नहीं बदल सकता है। अब वो मैं ढंग की अग्री। जब बात करता हूँ तो साफ इशारा है कि जो आपको ट्रेनिंग मिलती है, उसके बाद वो ट्रेनिंग आपको काफी नहीं होती है। बहुत का काम इस तरह का है, जब आप डे टू डे एक्सपीरियंस से सीखते हैं, आप लगातार जब उन कठिनाइयों से जूझते हैं, उसके बाद आपकी स्किल और ज्यादा बढ़ती है, यानी कि एक लंबा वक्त चाहिए। और दूसरी चीज,
एयरफोर्स के अंदर या आर्मी के अंदर या नेवी के अंदर इतने तरह के इक्विपमेंट्स हैं जिनको कि आप सब में महारत हासिल नहीं कर सकते हैं। आपको डेली कुछ ना कुछ सीखते रहना पड़ता है, यानी कि इसमें आपको एक लंबा वक़्त चाहिए। कम से जी, कम 10 साल एक बंदे को लग जाते हैं। मैं एयरफोर्स की बात करूँ, अपनी खुद की बात करूँ, तो सबसे पहले मुझे ग्राउंड सिस्टम्स में रखा गया था, यानी एयरक्राफ्ट में मैं था ही नहीं। मुझे जी, ग्राउंड रडार्स, ग्राउंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स और जो भी जो वो इक्विपमेंट जो कि हवा में ना काम करते हैं, ज़मीन में काम करते हैं, उनमें रखा गया था। उसको 10 साल मुझे रखा गया और 10 साल रखने के बाद जब मैं उसमें पारंगत हो गया, तब मुझे एयरक्राफ्ट की तरफ भेजा गया कि अब आप जो है एयरक्राफ्ट संभालिए और आप इनकी आप सर्विसिंग करिए, इनकी आप जो भी मेंटेनेंस है उनको करिए। अ, जो आपने कहा ना राफेल हो, सुखोई 30 हो या मिग-21 हो या कोई भी एयरक्राफ्ट हो, आप बिल्कुल नए बंदे को वो एयरक्राफ्ट नहीं दे सकते हैं सही करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए, क्योंकि उस एक एयरक्राफ्ट में कम से कम 2 या 1 पायलट की जान टिकी हुई है। वो लोग एग्रीज़। हवा में हैं, वो हवा में उसको सही नहीं कर सकते अगर कोई प्रॉब्लम आ गई। तो वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में रखते हैं कि हमारा टेक्नीशियन जब जहाज को गो थ्रू कहेगा तभी हम इसको लेके जाएँगे। और जो मैंने 10 साल का जो बताया कि 10 साल ग्राउंड जी, सिस्टम में काम करने के बाद, एक हैंडी टेक्नीशियन बनने के बाद मुझे एयरक्राफ्ट में भेजा जाता है और उसके बाद मुझसे अगले 10 साल तक एयरक्राफ्ट में सेवाएँ ली जाती हैं। तो वहाँ पर मेरा स्किल सेट और बढ़ता है और मुझे और ज़्यादा एक्सपेंशन मिलता है थॉट्स के प्रोसेस पे, काम कैसे चल रहा है। देखिए एयरफोर्स एक ही है, लेकिन ग्राउंड सिस्टम से काम करना और एयरक्राफ्ट से काम करना दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। उनकी रिक्वायरमेंट अलग है, इनकी रिक्वायरमेंट अलग है। लेकिन फिर भी मुझे उन्होंने स्ट्रीम चेंज किया, मुझे एयर में भेजा और एयर में भेज करके 10 साल मैंने सफलतापूर्वक अपने उस एयरक्राफ्ट के ऊपर काम किया। अब यही चीज़ आप देखिए कि अब 4 साल जिसने सर्विस करी हो, आपको इतना टाइम तो मिलेगा नहीं, उसको पहले ग्राउंड में ट्रेनिंग दें, फिर उसके बाद एयरक्राफ्ट में भेजें। यानी निश्चित तौर पर आप सीधे उसको एयरक्राफ्ट में भेजेंगे। सीधे जी, एयरक्राफ्ट में भेजेंगे तो उसके पास वो जो एक्सपीरियंस है वो तो है ही नहीं। उसको आपने थ्योरेटिकली पढ़ा दिया है कि साहब ये ऐसे वायरिंग होती है, ऐसे ये होते हैं, ऐसे सिस्टम्स होते हैं, लेकिन थ्योरीज़ का प्रैक्टिकल अप्रोच बिल्कुल अलग होता है। आप एग्रीज़। थ्योरीज़ में समझा सकते हैं उसको, वो समझ भी जाएगा। लेकिन जब वो एयरक्राफ्ट में देखेगा प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, वो चीज़ समझेगा, उसके बाद अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाएगा और तब जाकर के वो उनको रेक्टिफाई कर पाएगा, तब पायलट उस एयरक्राफ्ट को लेके उड़ पाएगा। यानी कि आप 4 साल में कहीं न कहीं अपनी जो आपकी क्षमता है उससे कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ तो मैं तो बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि 4 साल में कोई बच्चा जो कि ट्रेन्ड होके आया है ट्रेनिंग सेंटर से, वो 4 साल में इतना काबिल हो जाएगा कि वो तमाम एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस वो कर सकता है। और ये तब मैं तब कह रहा हूँ जबकि टेक्नोलॉज़ी डेली इवॉल्व हो रही है, नई-नई चीज़ें आ रही हैं। उस बच्चों को उस रेस में दौड़ना पड़ेगा, अपने एयरक्राफ्ट की नई टेक्नोलॉज़ी के साथ समन्वय बिठाना पड़ेगा। बहुत मुश्किल है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि वो बच्चे योग्य नहीं है, वो योग्य हैं। लेकिन जी, उनके लिए प्रैक्टिकली ये बहुत मुश्किल चीज़ है कि आप किस तरह से इवॉल्व होंगे और किस तरह से आप अपनी एयरफोर्स की या नेवी की, आर्मी की क्षमता को और बढ़ाएँगे। तो 4 साल तो बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि कम से कम 15 साल जो नेवी का पैटर्न है कि मेंस वहाँ पर ओके, सेलर्स जो हैं 15 साल सर्विस करते हैं। एयरफोर्स में ये 20 साल है और आर्मी में शायद 17 साल है जो मैंडेटरी सर्विस है। तो एग्री। उतना तो चाहिए ही चाहिए। अगर उतना आप नहीं करते तो आप कहीं न कहीं उस सेना की कैपेबिलिटी के साथ कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो 4 साल बिल्कुल इनफ नाकाफ़ी है। इसको कम से कम 15 साल होना चाहिए, वो भी इस ऑप्शन के साथ कि अगर आप आगे सर्विस करना चाहें तो कर सकते हैं। आपके दरवाजे खुले रहेंगे, उसमें ये कोई 50%, 75%, 80% नहीं होना चाहिए। अगर आप पेंशन नहीं देना चाहते, जैसे सरकार बहुत रिजिड है, वो सारी योजनाएँ मुझे तो ऐसा लगता है ला ही इसलिए रही है कि किस तरह से सैनिकों की पेंशन कर्टेल करी जाए। तो एग्री। अगर आप पेंशन नहीं देना चाहते तो उनको 15 साल, 20 साल कराने के बाद फिर उनको कहीं व्यवस्था करिए उनकी। जो आप सीआरपीएफ की बात करते हैं, जो आप सीएपीएफ की बात करते हैं, रेलवेज़ की बात करते हैं, आप 15 साल उसका ले लीजिए, उसके बाद उसको कहीं एडजस्ट कर दीजिए। मत दीजिए पेंशन, अच्छा, हमें नहीं चाहिए पेंशन अगर आपको पेंशन नहीं देना है तो, लेकिन देश की ताकत के साथ समझौता मत कीजिए।